Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा वेलकम बैक टू द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स दैट इज वेक्टर्स. तो बेटा वेक्टर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं बेटा, जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेक्टर्स क्या होता है, राइट, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स का कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं, करेक्ट, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, करेक्ट. तो ये सारा बेसिक पार्ट हम कर चुके हैं, करेक्ट. अगर आपने बेटा ये पार्ट नहीं देखा है, ये वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार इसका पार्ट 1 जरूर देख लेना, तो आप प्रॉपर्ली लिंक कर पाओगे जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, करेक्ट. साथ के साथ आप ये पूरा का पूरा चैप्टर भी प्रॉपर्ली अपनी ग्रिप में ला पाओगे, राइट. तो अब हम बेटा बिना ज्यादा टाइम लिए हम स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसके अंदर हम बेटा ये देखेंगे कि वेक्टर्स के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं. अब आप बोलोगे सर ये कौन सा ऑपरेशन हो गया? अरे भाई ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो हम उन पार्ट्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा. तो लेट्स स्टार्ट. तो बेटा हम आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट, विद दिस पार्ट, ठीक है. तो थोड़ा ढंग से समझता. तो बेटा एज फार एज द एडिशन इज कंसर्न, हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं, राइट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो सबसे पहले बेटा हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो कौन सा पार्ट है? दैट इज एडिशन. बोले ठीक है सर. एडिशन मतलब बेटा जोड़ना. अब अगर मेरे पास सोचो 2 + 3 को ऐड करना होता तो मैं यहां से बेटा सीधे सीधे उठा के कितना कहता कि सर ये तो 5 होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. लेकिन बेटा अगर इसी की जगह मुझे 2i कैप + 3j कैप बोल दिया जाता तो अब आप फंस जाते. बोले सर ऐसा तो हमने कभी किया ही नहीं है, हमने अब तक 10th तक या 11th तक तो सिर्फ ये पढ़ा था कि भाई 2 + 3 नंबर को कैसे 5 करते हैं वो हमें आता है, बट ये 2i कैप + 3j कैप सर हमारी अप्रोच से बाहर है. बेटा यही हमें समझना है कि किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं, करेक्ट. तो बेटा इसे समझने के लिए ऐसे समझो कि अपने पास कुछ एक लॉज होते हैं जो अपने को देखने हैं, करेक्ट. और बेटा वो लॉज में एक बार यहां समराइज कर देता हूं. तो अपने पास इफेक्टिवली बेटा 3 तरह के लॉज हैं, है ना. तीनों वैसे एक जैसे ही हैं बट फिर भी नाम तीनों के अलग अलग हैं. और ये मैं स्पेसिफिकली सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं जो उनको स्कूल में थोड़ा सा हाई स्कोर करना है, बिकॉज स्कूल में पूछा जाता है, आपसे बोलेगा स्टेट ये वाला लॉ, स्टेट ये वाला लॉ, स्टेट ये वाला लॉ. तो ये जितने भी लॉ है ना बेटा उनका स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए और कौन कौन से वो पता होना चाहिए. तो हम फटाफट से इसको करते हैं बेटा. हमारे पास 3 लॉ है बेटा. एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. कोई दिक्कत बेटा? कौन सा? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. एक काम करें ये सब तो हटा दी, तो हमें पता है ये कॉमन सी चीज है. तो पहला हो गया ट्राइंगल लॉ बेटा. एक इसी तरह से जो अगला होता है बेटा वो होता है पैरेललोग्राम लॉ. और बेटा एक होता है बेटा अपने पास पॉलीगन लॉ. ठीक है, वैसे तो नाम से ही पता चल जाएगा तीनों के बारे में, फिर भी हमें पता होना चाहिए एक ट्राइंगल, एक पैरेललोग्राम लॉ और एक पॉलीगन लॉ. अब ये समझते हैं कि बेटा ये तीनों कहते क्या है ना, एक एक करके आराम से समझते हैं, ठीक है. तो अगले पार्ट पे देखते हैं. एक काम करते हैं इसी छोटा करके शिफ्ट कर देते हैं, ठीक. देखो जरा ध्यान से, इसे साइड में रख देते हैं, ठीक है बेटा. तो ये 3 तरह के लॉज हैं, इसको अपन साइड में लिख दें कि ठीक है भाई ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ. अब देखते हैं कि ट्राइंगल लॉ का एक्चुअल मतलब क्या है. थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा. तो एज फार एज ट्राइंगल लॉ इज कंसर्न, देखो ये क्या कहता है, ये बस इतनी सी बात कहता है कि अगर अपने पास मानो कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो एक ट्राइंगल कैसे बना दिया बेटा मैंने? ऐसे बना दिया. 1, 2 और 3 साइड्स बना दी ट्राइंगल की, ठीक है. कितनी साइड्स बना दी बेटा? 3 साइड्स, 1, 2 और 3, ठीक. मैंने ये कहा कि इनमें से ये जो 2 साइड्स है बेटा, देखो जो सेम ऑर्डर फॉलो कर रही है. सेम ऑर्डर मतलब हेड टू टेल फिर हेड, समझ गए? जब हेड टू टेल जो ज्वाइन करता है, तो यानी कि मैंने कहा कि अगर बेटा ये कोई 2 वो वेक्टर्स है, ठीक है, मतलब इस ट्राइंगल की जो 2 साइड दिख रही है बेटा, है ना, ये 2 साइड एक्चुअल में 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो बेटा ये जो थर्ड साइड है ये इन दोनों के एडिशन यानी कि रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है. मतलब आर वेक्टर कैन बी रिटन एज बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. बोले ठीक है सर, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन और आपको स्टेटमेंट में समझाना पड़ेगा. मैं समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. तुम चाहो तो अपनी कॉपी में लिख दो, मैं स्टेट कर देता हूं प्रॉपर्ली. Triangle law of vector addition beta states, correct, it states that if two sides of a triangle, ठीक है, taken in same order, देखो head to tail,
taken in same order represents two vectors, then the third side taken in opposite order, देखो अब की बार हेड टू हेड आ गया इसका, then the third side taken in opposite order represents the resultant of the first two vectors। यानी कि कोई भी दो साइड्स एक ऑर्डर में लेने पे अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है तो थर्ड साइड ऑपोजिट ऑर्डर पे लेने पे उन दोनों के रिजल्टेंट यानी एडिशन को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज व्हाट ट्राइंगल लॉ इज ऑल अबाउट। बोले ठीक है सर, ये क्लियर हो गया, वो कोई लोड नहीं है इसके लिए। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो जरा, इसी तरह से बेटा अगर हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ, देखो कितना आसान है। अभी अभी हमने कहा कि ये अगर ए वेक्टर है और हमने कहा ये अगर बी वेक्टर है, ठीक, तो मैंने क्या किया कि भाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट था ये आर वेक्टर, ये किससे बताया था? ट्राइंगल लॉ। मैं क्या करता हूं बेटा, बी वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर बनाता हूं। भाई ये भी बोल सकते हैं इसको। अगर ये ए है बेटा, इसके पैरेलल अगर बनाओगे तो ये भी ए है। क्या ये एक पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है? बोले हाँ सर दिख रहा है। अब दिमाग से देखो, मैं क्या कह रहा हूं, ये लॉ कह रहा है कि इफ टू एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब बेटा साथ वाली साइड्स, तो अगर दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं तो बेटा जो डायगोनल है, डायगोनल वो इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का ही मॉडिफाइड फॉर्म ना। यहां पर भी अपन इस आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बताओ बेटा कौन सी रॉकेट साइंस है? तो इसका स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा देता हूं, एक बार में लिख लो आराम से। It states that if two adjacent sides of a parallelogram represents two vectors, correct, then the diagonal of the parallelogram represents the resultant of first two vectors। बोले ठीक है सर हमने लिख लिया, अब आप आगे बढ़ सकते हो। और ये प्योरली स्कूल के लिए लिखवा दिया मैंने डेफिनेशन। सोचो इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं बेटा, स्कूल की भी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। देखो ठीक है, तो कोई चीज नहीं छोड़ रहा हूं, आराम से अच्छे समझते जाओ, करते जाओ, बढ़िया से पढ़ते जाओ। ठीक है, थर्ड बेटा आता है पॉलीगन लॉ। ठीक है, पॉलीगन लॉ कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तीन साइड थी तो ट्राइंगल, चार हो गए तो पैरेललोग्राम। अगर बेटा चार से ज्यादा है, मान लो 1 2 3 4 और 5, दिमाग से सुनना, ठीक है, कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 5। तो अगर ये 1 2 3 4 साइड टेकन इन सेम ऑर्डर चार वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, मान लो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, आप बोलोगे तो मैं लिख दूंगा भाई, ठीक, ए बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि जो लास्ट साइड है टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर यानी कि ई वेक्टर, बेटा इन चारों का क्या बताता है? रिजल्टेंट बताता है। यानी कि पॉलीगन लॉ अगर ध्यान से देखोगे तो ये कहता है कि भाई ई वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। बात समझ आई बेटा? यानी कि एक पॉलीगन का मतलब होता है बेटा जिसकी साइड्स अगर दो से ज्यादा है, तो उसके लिए कहता है कि अगर एन साइडेड पॉलीगन है, एन साइडेड, ढंग से सुनना एकदम, ठीक है, थोड़ा टिपिकल है, एन साइडेड पॉलीगन में अगर एन माइनस वन साइड्स n-1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करे तो nth साइड उन सारे के सारे n-1 के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे समझ लो 5 साइड का अगर है तो 5 में से 4 साइड 4 वेक्टर को बताए तो 5वां साइड जो उल्टे ऑर्डर में देते हैं बेटा वो इन चारों का रिजल्टेंट बताता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अब आपको तीनों के तीनों लॉज आते हैं, ट्राइंगल लॉ भी आता है, पैरेललोग्राम लॉ भी आता है और पॉलीगन लॉ भी आता है। करेक्ट, आपको इनके स्टेटमेंट भी आते हैं और ये क्या कहते हैं वो भी अब आपको आता है। अब इन्हीं को यूज करके बेटा अपन देखेंगे कि मैथमेटिकली रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है किन्हीं भी दो वेक्टर्स का। बोले ठीक है सर, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना उसका डेरिवेशन स्कूल में पूछा ही पूछा जाता है, मान लो है ना, कि वेक्टर जो होता है ना, रिजल्टेंट जो होता है उसका ऐसे मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वगैरह बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो थोड़ा ध्यान देना बेटा इस बात पे, स्कूल के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करने जा रहा हूं बेटा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। बोले ठीक है सर, बस डायग्राम समझ लेना, डायग्राम में सारी कहानी है, ढंग से समझता। तो मैंने क्या किया बेटा, एक सबसे पहले वेक्टर ले लिया ए। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बेटा एक वेक्टर लिया यहां से बी, ठीक, दूसरा वेक्टर मैंने क्या लिया बेटा बी। फिर मैंने क्या किया कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता वो कितना आता बेटा, वो आता कुछ आर वेक्टर। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ये जो रिजल्टेंट है ये कुछ अल्फा एंगल पे आएगा और ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है।
मतलब मैंने क्या क्या ले लिया, ए वेक्टर, उससे थीटा एंगल पे बी वेक्टर, दोनों के बीच में रिजल्टेंट आर वेक्टर, और आर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, जैसे ये बी है तो बी का बेटा पैरेलल यहां भी बना सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, यार हटाओ। इसी तरीके से बेटा अगर देखें तो इफेक्टिवली इसे भी ये बोल सकते हैं। बोले बिल्कुल बोल सकते हैं सर, ये अपने पास आ रही है, हमें पता है। अब दिमाग से सुनना, ये एंगल अगर बेटा थीटा है तो आप खुद अपने दिमाग से सोचो, अपने दिमाग से सोचो, क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा सर, 100% होगा। अब याद करो कंपोनेंट, पार्ट 1 वीडियो, करेक्ट, जो इस पार्ट का वेक्टर का पहला पार्ट था, मैंने बताया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे लेते हैं। नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लो, फिर वापस आना। मैंने कहा था थीटा की तरफ जाते हैं तो कॉस, थीटा से दूर जाते हैं तो साइन। तो यानी कि यहां से बेटा अगर मैं देखूं तो ये आएगा बी कॉस थीटा, और बेटा ये जो आएगा ये आएगा बी साइन थीटा। समझ गए बात को? अब अगर थोड़ा दिमाग से देखोगे, थोड़ा दिमाग से देखोगे, देखो दिमाग से ही समझना पड़ेगा बेटा, तभी समझ में आएगा। इसको दोबारा लिख देता हूं, ये रहा बी साइन थीटा। अब दिमाग से सुनना, मैं इसी को ट्राइंगल में कन्वर्ट कर रहा हूं, दिमाग से सुनना बेटा। ये जो पार्ट आएगा ये आएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। अब बोलोगे कैसे? मैंने कहा यहां से यहां तक क्या ए नहीं दिखाई दे रहा? बोलो दिखाई दे रहा है। यहां से यहां तक क्या बी कॉस थीटा नहीं दिखाई दे रहा? बोलो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के क्या ए प्लस बी कॉस थीटा बेस बन गया? बोले हाँ सर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा बेटा जो परपेंडिकुलर बना है ये बना है बी साइन थीटा। बोले हाँ सर, ये बात भी समझ आ गई। अब आप देखो बेटा, अगर ये दोनों चीजें समझ आ गई आपको तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आर आएगा, और ये एंगल देखो कितना था? बोले सर अल्फा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक अगर पहुंच गए तो अपना डेरिवेशन पार्ट खत्म है लगभग, और ये स्कूल के लिए, वरना मैं चाहता तो सीधे फॉर्मूला भी बता सकता था, पर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि आप स्कूल में भी अच्छे से स्कोर कर लो, इसलिए मैंने बता दिया। 12th वाले बच्चे डेरिवेशन को फटाफट से आगे करके फॉर्मूले पे आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो हमने क्या किया बेटा, यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से मैं जब मैग्नीट्यूड की बात करता हूं बेटा, मैग्नीट्यूड तो आर, आप सीधे पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाओगे तो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। करेक्ट। अपने आप बेटा सॉल्व जब करोगे थोड़ा सा ओपन आउट करके तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab कॉस थीटा। बोले ठीक है सर, और ये बेटा घोट के पी जाना है। समझ गए बात को? गलती से भी ये फॉर्मूला मिस आउट नहीं होना चाहिए ब्रेन में, पूरे 12th के एंड तक काम आएगा। तो जब कभी भी रो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल कितना है थीटा, जिनका दोनों का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड कितना है ए एंड बी, तो बेटा हम बोलेंगे कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बोले ठीक है सर, एकदम फिट हो गया दिमाग में। जहां तक बेटा डायरेक्शन की बात है कम यूज आता है, फिर भी लिख लेंगे, क्या दिक्कत है ना, दिल बड़ा अपना। tan अल्फा, tan अल्फा का मतलब बेटा आपके दिमाग में घंटी बज चुकी होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना? बोले सर b sin थीटा, बेस कितना? सर a प्लस बी कॉस थीटा। लिख दो, लिख दो, यहां पे सीधे लिखता हूं बेटा b sin थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। बोले सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी कि ये जो दो फॉर्मूले ना बेटा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एकदम टिप्स पे होने चाहिए। मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा काम आएगा। करेक्ट, और बिल्कुल एंड तक काम आएगा। ठीक है, 11th 12th के एंड तक। तो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, है ना, कि एक या मतलब दो वेक्टर्स जो कि थीटा एंगल पे हैं उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों फॉर्मूले मेरे को एकदम टिप्स पे रटे होने चाहिए। क्लियर हो गई बेटा बात? यहां तक इसको अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, 5 मिनट के लिए एब्जॉर्ब कर लो, ब्रेक लेकर के, वीडियो पॉज करके, फिर बेटा आगे बढ़ना, क्योंकि अब मैं इसके बाद बताने जा रहा हूं कि सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स कैसे करेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशंस यूज करेंगे। करेक्ट, या एक काम करेंगे पहले इसकी एप्लीकेशन देखेंगे एडिशन की, फिर सब्सट्रैक्शन पे चलेंगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके थोड़ा ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो। ठीक है बेटा? ठीक है सर, आगे बढ़ो। ये लो बेटा, तो अब मैं जिस पार्ट की बात करने जा रहा हूं बेटा, जैसा कि मैंने कहा था एप्लीकेशन ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन, और जो मुझको पर्सनली लगता है कि ये हर बच्चे के टिप्स पे होना चाहिए। मैं खाली वो चीजों की बात करने जा रहा हूं। आप चाहो तो उसे क्वेश्चन समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, नोट समझ लो, जो मर्जी समझ लो। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा विद सम इंपॉर्टेंट नोट्स, राइट। और मैं बेटा सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं कि अगर ध्यान से सुनना, मैंने कहा इफ थीटा
मेरे पास क्या हो 0 डिग्री। आप खुद सोचो अगर थीटा मेरे पास 0 डिग्री होगा, राइट, तो जो रिजल्टेंट आएगा बेटा उसका फॉर्मूला था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। वहां पे cos थीटा की जगह क्या आ जाए cos 0। cos 0 कितना होता है 1। तो क्या ये इफेक्टिवली रिजल्टेंट जो आएगा बेटा वो आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0 का रूट। और आप खुद सोचो बेटा cos 0 की जब बात करें, cos 0 तो हमने क्या ही दिया है कि भाई cos 0 कितना है 1 है, तो ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट बन जाएगा। याद करो a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। सर मैं क्या सही बोल रहा हूं? उसका रूट लोगे तो बेटा यहां से कितना आ जाएगा a प्लस p। और बेटा इफेक्टिवली अगर देखोगे तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। सर मैक्सिमम क्यों? क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है बेटा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है तो ये r का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो जब कभी भी आपसे r का मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होना चाहिए 0, मतलब दोनों क्या होने चाहिए पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल। तो पैरेलल वेक्टर्स और रिजल्टेंट कितना आता है? बोले सर a प्लस b आता है। ठीक है, गुड, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। इसी प्रकार से बेटा इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 में आप ऐसे समझो कि अब मैं मिनिमम की बात करना चाह रहा हूं। उसके लिए बेटा थीटा को क्या होना पड़ेगा 180। cos 180 कितना होता है बेटा -1। जैसे बेटा यहां -1 डालेंगे अब की बार ये बन जाएगा -2ab, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का रूट। तो आप खुद सोचो यहां से बेटा r मिनिमम निकल के आएगा a माइनस बी। समझ आती है बात बेटा? तो हमें एक बात पता लग गई कि भाई r मैक्स तो कितना हुआ a प्लस बी हुआ, r मिनिमम कितना हुआ a माइनस बी हुआ। इसका मतलब जो r होगा, ढंग से समझना, इस पे क्वेश्चन आता है। इसका मतलब बेटा जो r होगा वो r हमेशा क्या करेगा, यहां लिख रहा हूं, वो r हमेशा क्या करेगा बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू a माइनस बी, ठीक, और लेस देन और इक्वल टू a प्लस बी। यानी कि बेटा जो r का वैल्यू निकलेगा वो मिनिमम से मैक्सिमम तक निकलेगा, यानी a माइनस बी से ले जाकर के a प्लस बी तक निकलेगा। समझ गया बेटा? तो आपसे कभी भी अगर पूछ लेना कि दो वेक्टर हैं, उनकी साइड्स यानी कि उनका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 और 10 है, बताओ क्या वैल्यू हो सकती है? अरे 5 और 10 का मैक्सिमम मतलब 15, 5 और 10 का मिनिमम मतलब 5, तो 5 से लेके 15 तक वो कुछ भी हो सकता है। आप बोलोगे सर ये हमने कहीं देखा देखा लग रहा है। अरे बिल्कुल देखा होगा, आपने ये 9th में पढ़ा होगा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। ट्राइंगल की दो साइड्स का सम, ठीक है, हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है ज्यादा, और दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा क्या होता है तीसरी से कम होता है। इसीलिए बेटा a माइनस बी आर से कम है और a प्लस बी आर से ज्यादा है। समझ गए? तो बेटा इस चीज को एकदम ठीक से याद कर लेना, रट लेना। इस पे सीधे सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं, कैसे आते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी शिफ्ट दिस पार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, अरे फ्रॉम हियर टू हियर, करेक्ट, थोड़ा छोटा भी कर देते हैं इसको, राइट। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बता रहा हूं बेटा। आपसे सीधे सीधे एग्जांपल बोलेगा, एग्जांपल आपसे ऐसे बोलेगा बेटा, आपसे बोलेगा कि भाई हमारे पास a जो है उसका मैग्नीट्यूड 10 है, b का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 8 है। आपको बोलेगा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉसिबल। तो मैं बोलूंगा भाई पॉसिबिलिटी पता करने के लिए सबसे पहले a प्लस बी निकालो जो कि 18 है, फिर उसके बाद a माइनस बी निकालो जो कि 2 है। मतलब अगर मैं r की बात करूं तो दैट कैन बी, वो बेटा 2 से ज्यादा या 18 से कम कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 से लेके 18 तक। तो बोलता 14 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 18 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या 1 होगा? नहीं होगा क्योंकि रेंज से बाहर है। क्या 20 होगा? नहीं होगा क्योंकि रेंज से बाहर है। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू। बेटा अगर ये समझ आ गया, वीडियो पॉज करके दिमाग में सेटल डाउन करो और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा? चलो मैं आगे बढ़ता हूं, तुम भी बढ़ो। वीडियो पॉज करके अच्छे समझ के फिर आगे बढ़ना। मैं तो बढ़ ही सकता हूं, मेरे को तो आता ही है। ठीक है, इसके बाद बेटा अब बात करेंगे नोट नंबर 2। ठीक है, सेकंड नोट। बेटा देखो सेकंड नोट बड़ा काम का है। ये तब है जब थीटा कितना हो 90। हम ऑलरेडी देख चुके हैं बेटा 0 डिग्री पे a प्लस बी, 180 डिग्री पे a माइनस बी, मतलब r a माइनस बी से a प्लस बी कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर हो जाए तो फिर क्या? तो बेटा आप खुद सोचो ना, cos 90 कितना होता है? बोले सर 0 होता है।
तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 को क्या कर दोगे, 0। तो इफेक्टिवली जो r बच जाएगा बेटा, वो रिजल्टेंट वेक्टर्स अपने पास बचेगा रूट के अंदर बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों ने इसे पूरा लिखो, आप तो मैंने कहा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी और मेहनत सही। क्या ये 0 नहीं हो जाएगा? अब देखो दिख रहा है ना रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी दो वेक्टर्स बेटा परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोले हाँ सर, अब मुझे एकदम अच्छे से समझ आ गया। अब आप याद करो, थोड़ा सा याद करोगे ना, दिमाग पे जोर डालोगे तो देखो कितनी काम की चीज निकलेगी। अगर मेरे पास एक कोई वेक्टर है, वो कहता है 2i कैप प्लस 3j कैप, सर इसका मैग्नीट्यूड निकालो। देखो कितना हलवा है। क्या आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस होता था, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस होता था? आप खुद बताओ बेटा, एक्स और वाई क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है क्या? भाई ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मतलब थीटा कितना, 90। अरे थीटा 90 मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड्स। बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब ये नंबर, वैल्यू, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आएगा। तो फिर आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या मैं जनरल में ऐसे बोल सकता हूं क्या कि ए वेक्टर अगर मेरे पास ए एक्स आई कैप हो, ए वाई वेक्टर अगर मेरे पास ए वाई जे कैप हो, तो क्या मैं मैग्नीट्यूड जब लिखूं इसका, तो क्या मैं रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बोल सकता हूं? मैंने कहा बोल क्या सकते हो तुम, बोलने के साथ साथ लिख भी सकते हो। और लिख क्या सकते हो, हम तो लिख दिए, देखो ध्यान से, लिखा कि नहीं लिखा, समझे बात को? तो बेटा मैग्नीट्यूड जो आएगा, कभी भी आई कैप और जे कैप जैसा लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 देखा है तो उसमें बेटा मैंने एक जगह लिखा भी था कि ए वेक्टर कैन बी रिटन एज रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जहां पे ए एक्स आई कैप था, ए वाई जे कैप था, ए जेड के कैप था। करेक्ट? तो बेटा वो इसीलिए लिखा था क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और जब थीटा 90 है तो रिजल्टेंट क्या आता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बेटा घोट के पी जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप दिखेगा, आपको अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो बेटा आप सबका क्या करो, रूट के अंदर सबका स्क्वायर कर दो। फिर आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं, रुको जरा थोड़ा स्पेस बना दो। आप बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर हो और वो वेक्टर हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा रूट के अंदर बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो उनको बिल्कुल कह सकते हो बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए? जहां भी आई जे के दिखे, सिर्फ आई जे दिखे, जे के दिखे, आई के दिखे, अब सीधा उसका मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर दो, रूट के अंदर उन सब के मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर कर दो। बोले ठीक है सर, अब हमको क्लियर हो गया कि कैसे वेक्टर्स एडिशन को यूज करना है जब एंगल 90 डिग्री हो। और बेटा फिजिक्स में ये ही काम आता है, बाकी ये 30-60 वाले कॉम्पोनेंट मतलब जो रिजल्टेंट होते हैं ना, बहुत कम काम आते हैं। हमेशा आपको या तो कॉम्पोनेंट लेना आएगा, जो पिछले वीडियो में कवर किया था, काफी इंपॉर्टेंट था, और एक बेटा ये पार्ट आएगा जब आपको मैग्नीट्यूड्स लेना पड़ेगा आई जे के कप के लिए। क्लियर? तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पॉज करके भले एक बार दोबारा देख लो, अच्छे से ब्रेन में एब्जॉर्ब कर लो, प्रॉपर नोट्स बना लो। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे लेक्चर का। ठीक है? फिर ही बेटा आगे बढ़ना। ठीक है? तो देखो बहुत सीरियसली हम इस क्लास को ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि ये क्लास एक्चुअल में इंपॉर्टेंट और सीरियस ही है बेटा। ये ना कोर है अपने पूरे फिजिक्स का, राइट? तो अगर ये अच्छे से समझ आ गया, ग्रिप में आ गया, तो अननेसेसरी परेशानी नहीं होगी, सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा। फिर आपको फिजिक्स पढ़ के ऐसा नहीं लगेगा यार ये क्या चल रहा है, आपको लगेगा हाँ ठीक है मेरे को समझ आ रहा है, प्लस जो नेसेसरी टूल्स है वो मेरे पास है, बेसिक मैथ्स मुझे आती है, तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया बेटा सेकंड नोट। अब हम बात करेंगे बेटा पॉइंट नंबर 3 की। ठीक है? पॉइंट नंबर 3 कहता है बेटा कि ये याद कर लेना एक तरीके से, अगर कभी आपके पास एक वेक्टर ए है और एक और वेक्टर ए है आइडेंटिकल, और बेटा दोनों के बीच में अगर मुझे बोल दिया जाए कि एंगल कितना है 60 डिग्री, और बोला जाए कि भाई रिजल्टेंट बताओ, तो आप जैसे ही रिजल्टेंट निकालोगे बेटा ये कितना आएगा, रूट के अंदर
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए इंटू बेटा कितना करोगे cos 60। cos 60 कितना होता है बेटा 1/2। भाई ये कितना होता है, बोले सर 1/2 होता है, 2 कट जाएगा, इफेक्टिवली कितना आएगा बेटा √3a। रट लेना इसको बेटा। फिजिक्स में ना फिक्स डेटा यूज होता है, आपको हमेशा एंगल जो मिलेंगे ना वो 60, 120, 90, 0, 180 ऐसे मिलेंगे। तो अगर 60 डिग्री पे दो आइडेंटिकल वेक्टर्स हो तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है √3a। निकालना आसान है, बट मैं कह रहा हूं अपने पास टाइम नहीं है बेटा, एग्जाम में लिमिटेड टाइम मिलता है, अब उसमें बैठ के ये कैलकुलेशन थोड़ी करूंगा। इसलिए आप इसको याद कर लो, घोट के पी जाओ, जैसे मैं कहता हूं एकदम अलवा चीज है, बढ़िया से घोटो पी जाओ, खत्म करो। याद होना चाहिए अपने को, सब लोगों को। ठीक है, ठीक है सर कर लेंगे। ठीक है, अब तुम कर लोगे तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। इसे अच्छे से कॉपी कर लो बेटा। फिर मैं अगले 4th पॉइंट पे जा रहा हूं। देखो 4th पॉइंट की अगर बात करेंगे बेटा, 4th पॉइंट हमें ये कहता है ठीक कि अगर थीटा 120 हुआ तो वैसे सर मतलब समझाता हूं। फिर से मैंने एक वेक्टर लिया a और बेटा आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड का एक और वेक्टर ले लिया है, और अब की बार दोनों के बीच में एंगल कितना ले लिया 120। मैंने कहा था ना ये कॉमन सा डेटा है, 120, 60, 90, ये हमें बिल्कुल रटा होना चाहिए अंदर टिप्स। तो अगर इनका बेटा रिजल्टेंट निकालना है तो देखो अब की बार मैं इसको पूरा तो नहीं सॉल्व करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं या लिख देता हूं। चलो आप भी क्या रखोगे, √a² प्लस a² प्लस 2a इंटू बेटा cos 120, और बेटा cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। ठीक है, cos 120 का वैल्यू कितना होता है -1/2। अपने आप बेटा इसको सॉल्व करोगे, देखो 2 और 1/2 कट जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा, इफेक्टिवली आंसर कितना आएगा a। यानी दो आइडेंटिकल वेक्टर्स अगर बेटा 120 डिग्री पे हैं एक दूसरे से तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा a आएगा। अब देखो एक बार समराइज करते हैं क्या क्या पढ़ा। अगर दो वेक्टर्स हैं और 0 डिग्री पे हैं a प्लस बी, 180 डिग्री पे हैं a माइनस बी, यानी a माइनस बी से a प्लस बी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, पॉइंट नंबर 1 कौन। पॉइंट नंबर 2, थीटा 90 डिग्री तो रिजल्टेंट √a² प्लस b²। तो कभी भी ax i कैप, ay j कैप, az k कैप जैसा हुआ तो मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट जो आएगा, मैग्नीट्यूड जो आएगा रिजल्टेंट का √ax² प्लस ay² प्लस az²। अगर सिर्फ दो हुए x और y तो z को 0 कर देंगे। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 3, अगर 60 डिग्री पे दो आइडेंटिकल वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट कितना आएगा √3 आ जाएगा, जो भी आइडेंटिकल है उसके मैग्नीट्यूड। यानी a और a अगर 60 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट √3 है, बिल्कुल याद होना चाहिए। उसी तरह से दो आइडेंटिकल वेक्टर्स अगर 120 पे हैं तो इनका रिजल्टेंट बेटा कितना निकल के आ जाएगा a निकल के आ जाएगा, ये भी याद होना चाहिए। आई होप बेटा दिस इज वेरी क्लियर टू यू, राइट। बाकी सारी जो चीजें है ना, क्वेश्चंस आपको बुक्स में दिखेंगे, मॉड्यूल्स में दिखेंगे, वो जस्ट नाम के लिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग के लिए कह लो, नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए कह लो, है ना। टाइम बहुत होता है 11th में पढ़ने के लिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हमारे पास टाइम क्रंच है तो बेटा ये सफिशिएंट है फिजिक्स को हैंडल करने के लिए। आप कहीं नहीं फंसोगे, 100% आई कैन गारंटी। और ना एग्जाम में कभी वेक्टर्स पे क्वेश्चन आता है स्ट्रेट अवे, ये तो यूज आता है एज अ टूल, तो इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, तो एक बार अगर ये कॉपी कर लिया, समझ लिया, तो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट के लिए। ठीक है, अगला पार्ट मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये बेटा पार्ट 2 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। तो देखो जरा ध्यान से, सब्सट्रैक्शन कितना ही आसान है। सब्सट्रैक्शन किसकी हम बात कर रहे हैं, तो सर आप बात कर रहे हो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखो है क्या, ढंग से समझता। हमें बोला गया कि एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा। और किसी ने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप रिजल्टेंट निकालो, और रिजल्टेंट का मतलब है a माइनस बी, मतलब सब्सट्रैक्शन। मैं बोलूं मैं क्यों सब्सट्रैक्शन की बात करूं भाई, मुझे एडिशन तो आता ही है, तो मैं क्यों ना इसे ऐसे लिख दूं कि भाई a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। बताओ कौन सी चीज गलत बोल रहा हूं, बोले कोई गलत नहीं बोल रहे सर, आप एकदम सही बोल रहे हो। यानी कि a माइनस बी कैन बी रिटन एज a प्लस ऑफ माइनस बी, मतलब a में माइनस बी को जोड़ दो। तो सर ये तो सब्सट्रैक्शन बचा ही नहीं, ये तो एडिशन हो गया। मैंने कहा मैं तो कह ही रहा था, करेक्ट। तो हमें अगर एडिशन आता है तो सब्सट्रैक्शन भी आता है, बस हमें क्या करना है बेटा, b को क्या कर दें, माइनस बी कर दें। समझे मेरी बात को। यानी इफेक्टिवली ये ऐसे हुआ कि अगर मैं b को उल्टा कर दूं तो ये माइनस बी मिलेगा ना बेटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट है a माइनस बी। बोले ठीक है सर, कॉन्सेप्चुअली और डायग्रामेटिकली तो समझ आ गया, एक काम करो फॉर्मूला और बता दो बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा, देखो कितना आराम से बताता हूं।
इसका अगर बेटा मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा उसमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस b की जगह माइनस बी डाल देना है। तो इफेक्टिवली बेटा ये निकल के आएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, राइट। और जहां पे थीटा क्या है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बोले ठीक है सर हम ध्यान रखेंगे, आप परेशान मत हो। मैं कहा थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बेटा यहां भी माइनस बी डालेंगे लेकिन स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस बाहर निकल के आ जाएगा। बोले ठीक है सर समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बेटा अगर किसी ने डायरेक्शन पूछा, जो कि कभी कोई पूछेगा नहीं, तो फिर बता देता हूं कि उसके लिए बेटा अपने को क्या लिखना पड़ता था, अल्फा लिखना पड़ता था ना, आप याद करो। तो हम कह सकते हैं कि tan अल्फा, देखो वहां पे क्या आता था बेटा, b sin थीटा आता था, तो उसकी जगह कर देंगे माइनस, रुको जरा थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं बेटा, यहां लिखेंगे बेटा tan अल्फा में माइनस बी साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। मतलब जहां जहां बेटा मेरे को प्लस दिख रहा था वहां वहां मैंने क्या डाल दिया, माइनस डाल दिया। यहां से एंगल की बात कर ली, समझ गए। तो दिस इज हाउ सबसेक्शन कैन बी हैंडल्ड। कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा एडिशन है, बट जहां b दिखे वहां माइनस बी डाल देना। यानी कि फॉर्मूला जो है वो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड का। डायरेक्शन के अंदर माइनस बी साइन थीटा अपॉन a माइनस बी cos थीटा, बहुत रेयरली काम आता है, ये काम की चीज है, समझ गए। और एक अच्छे से चीज ध्यान रखना, थीटा जो है वो a और b के बीच का एंगल है, इसे मत भूलना गलती से भी। a और b के बीच का, a और माइनस b के बीच का नहीं है, a और b के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है सर, इतनी बात बहुत अच्छे समझ आ गई। अब बेटा जितना मुझे लगता है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन, राइट, और ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, ये पांचों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। अपन यहीं पे बेटा पार्ट 2 को खत्म करेंगे, क्योंकि ये जो मैथ्स है ना, ये स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो मैं एक साथ सारी इंफॉर्मेशन डंप इन नहीं करना चाह रहा, तो पार्ट 1 हमने बना दिया, पार्ट 2 हमने बना दिया, कोई दिक्कत। पार्ट 2 अपना कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 अपना कंप्लीट हो गया। हम वेक्टर्स का इंट्रो पढ़ चुके हैं, पूरा बेसिक्स पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने वेक्टर्स का एडिशन देख लिया है, सब्सट्रैक्शन देख लिया है, सारे लॉज देख लिए हैं। अब हमारा सिर्फ जो बच गया वो है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसे हम देखेंगे बेटा पार्ट 3 में और अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म, राइट। सो विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर बेटा। अगेन आई से द सेम थिंग बेटा, प्रॉपर नोट्स बना के अच्छे से रिवाइज कर लेना। पार्ट 1 भी अच्छे से रिवाइज कर लो, पार्ट 2 अच्छे से रिवाइज कर लो। खाली आधा पौन घंटा एक लगेगा पार्ट 3 में, उसके बाद पूरा वेक्टर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि बेटा वीडियो वाज यूजफुल, काम का था, तो यू कैन प्रेस अ थम्स अप, है ना, कुछ नहीं जाता, इट विल हार्डली टेक फ्यू सेकंड्स फॉर यू, राइट। और हमें अच्छा लगेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा तो थोड़ा बढ़िया लगेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू थिंक इट इज यूजफुल। आपको लगता है बहुत काम का वीडियो है या थोड़ा भी काम का वीडियो है, तो फ्री में ही तो है, कौन से पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन शेयर इट, राइट। और इसके अलावा बेटा अच्छे से पढ़ते रहना, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, राइट। वी वोंट स्टॉप, यू ऑल्सो डोंट स्टॉप, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, विल गेट बैक सून विद द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।